हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? अच्छा हो। चलो, तो प्यारे बच्चों, क्या है कि कांस्टेंट रिलेशन के बारे में मैंने अच्छे खासे एग्जाम्पल किया था, और ऐसा ऐसा एग्जाम्पल जो एग्ज़ाम में आता है और जो तुम्हारे मॉड्यूल, वो चाहे एस सी वर्मा हो, वो चाहे तुम्हारा सिंगेज का बुक हो, चाहे तुम्हारा ऋषि पांडे का बुक हो, या तो आकाश एलेंग का मॉड्यूल हो, जितना भी मतलब इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा कांस्टेंट रिलेशन से, सारा क्वेश्चन डील हो जाएगा उससे। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो आज का जो टॉपिक है प्यारे बच्चों, वो है फ्रिक्शन। तो देखो क्या है कि फ्रिक्शन अगर तुम्हें समझ में आ गया तो मोस्टली जितना भी एनएलएम में क्वेश्चन है, जितना भी सारा क्वेश्चन लगभग फ्रिक्शन से रिलेटेड है। बातें समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर, सारा क्वेश्चन लगभग क्या है तो फ्रिक्शन से रिलेटेड है। मतलब बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन ये होता है जो बिना फ्रिक्शन का नहीं होता। तुम्हें अगर याद है तो 9th 8th में पढ़ा होगा कि जो फ्रिक्शन जो होता है वो होता क्या है ना, इसका फ़ायदा क्या है और इसका नुकसान क्या है ना। तो ये सब मैंने 7th 8th 9th 10th में ये सब जान रखा है, जो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, सभी को पता है। ठीक है, जो 11th में इस सब कभी भी कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं आता, 9th में आता है कि एडवांटेज बताओ फ्रिक्शन का क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज बताओ फ्रिक्शन का क्या है। तो प्यारे बच्चों, सिंपल सा बात है कि जो चीज़ें 8th 9th 10th में आ रखा है वो मैं चीज़ें यहाँ पे नहीं पढ़ाऊँगा। सिंपल सा लॉजिक एक फंडा है। तो चलो फ्रिक्शन के बारे में जानते हैं कि कैसे कैसे एग्जाम में आता है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है और कहाँ इसका यूज है। सिंपल सा बात है जो हम जानने के लिए चाहते हैं। थोड़ा देखो। अच्छा प्यारे बच्चे, ये बताओ, मान लो सरफेस है, ठीक, ग्राउंड है, कोई बात नहीं। मान लो कोई एक बॉडी है एम मास का, ये रेस्ट पे है, कोई बात नहीं। ये सरफेस है रफ सरफेस है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बिल्कुल ही रफ सरफेस है, कोई बात नहीं। अगर स्मूथ भी हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो स्मूथ लिख लिया, और स्मूथ यहाँ पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। सुनना, एक और सेम ऑब्जेक्ट है, मान लो मोशन कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मोशन, ठीक है, मोशन हो रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। और ये सरफेस है रफ, एक तो रफ सरफेस होता है, ठीक है। और एक और कोई बॉडी, मतलब सेम बॉडी हो, मान लो मोशन कर रहा हूँ, लेकिन इस बार जो सरफेस है वो बिल्कुल ही फ्रिक्शन लेस है, मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं है, मतलब बिल्कुल ही स्मूथ है ना, फ्रिक्शन लेस है। अब देखना प्यारे बच्चों, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे हो तो सरफेस वो चाहे रफ हो चाहे स्मूथ हो, दोनों के बीच फ्रिक्शन क्या लगेगा प्यारे बच्चों, तो 0 लगेगा फ्रिक्शन हमेशा। ये बातें याद रखना, फ्रिक्शन हमेशा क्या लगेगा, तो 0 फ्रिक्शन लगेगा सर। ओके, इसमें देखो ये मोशन कर रहा है और ये रफ है तो नेसेसरी ही क्या लगेगा, इससे फोर्स लगेगा अपोजिट टू द मोशन। उसे क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, उसे बोलेंगे फ्रिक्शन। फ्रिक्शन वो फोर्स होता है जो अपोजिट टू द मोशन लगे। इट इज वेरी एडजस्टेबल मीन्स ये हो गया प्यारे बच्चों, अगर मोशन इस साइड हुआ तो फ्रिक्शन उधर लगेगा, अगर मोशन इस साइड है तो फ्रिक्शन इस साइड लगेगा। सिंपल सा लॉजिक है। अगर ये फ्रिक्शन लेस है तो कोई फ्रिक्शन प्यारे बच्चों नहीं लगेगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा प्यारे बच्चों, यहाँ एक चीज देखो, तो रफ सरफेस है और ये बॉडी क्या है, मोशन में, तो फ्रिक्शन जो यहाँ पे है, एक बात तो पक्का है प्यारे बच्चों, जो फ्रिक्शन है वो इसे रोकने के लिए चाहेगा। तो सिंपल सा बात है, फ्रिक्शन हेयर वो क्या दे रहा है, तो फ्रिक्शन गिव्स रिटार्डेशन। ये क्या दे रहा है प्यारे बच्चों, फ्रिक्शन गिव्स रिटार्डेशन। जो इसे छोटा छोटा क्वेश्चन प्यारे बच्चों इसमें बनता है। ये फ्रिक्शन यहाँ पे 0 होगा क्या, नहीं से नहीं होगा, क्योंकि ये रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन यहाँ ओपोजिशन में लगेगा, तो ये हमेशा क्या देगा, तो रिटार्डेशन देगा। सिंपल सा लॉजिक है, फंडा है। चलो एक में एग्जाम्पल और करता हूँ प्यारे बच्चों, तो सुनना। 2 kg का ऑब्जेक्ट लिया और यहाँ पे 1 kg का ऑब्जेक्ट लिया, कोई बात नहीं। इसका स्पीड लिया 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है सर। इसका भी स्पीड लिया 10 मीटर पर सेकेंड। 2 सरफेस है, ये वाला कोई दिक्कत नहीं है। मान लिया कि रफ सरफेस है, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। एक मैंने ऐसा भी ले लिया, थोड़ा देखना, एक मैंने ऐसा ले लिया 2 kg है, ठीक है सर 1 kg है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड और इसका स्पीड है यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड, कोई बात नहीं है। और ये रफ सरफेस है, ये यहाँ पे क्या है, रफ सरफेस है। तो देखना, बताओ क्या यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा क्या? नहीं सर नहीं। क्यों? क्योंकि सर दोनों का सेम वेलोसिटी है। इसका मतलब क्या प्यारे बच्चों, इसका भी 10 मीटर पर सेकेंड, इसका भी 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब यहाँ पे रफ सरफेस रहते हुए भी फ्रिक्शन क्या लगेगा प्यारे बच्चों? 0 लगेगा यहाँ पे प्यारे बच्चों। ये बातें समझ में आया क्या? यस सर। अगर यहाँ पे रफ हो तो यहाँ लगेगा, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा प्यारे बच्चों, नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे नहीं लगेगा, क्यों? देखो, अगर रिलेटिव सरफेस, अगर रिलेटिव वेलोसिटी हो या रिलेटिव मोशन हो, किसी के रिस्पेक्ट में, किसी एक सरफेस का अगर रिलेटिव मोशन हो किसी और के रिस्पेक्ट में, तो वहीं पे फ्रिक्शन लगता है, अन्यथा फ्रिक्शन नहीं लगता है। प्यारे बच्चों सुनो, रिलेटिव मोशन मतलब क्या हुआ कि देखो यहाँ पे 2 सरफेस है, एक सरफेस इसका है और एक सरफेस इसका है। प्यारे बच्चों, अगर दोनों सरफेस का रिलेटिव मोशन, अगर सुनो मतलब अगर रिलेटिव मोशन सरफेस का 0 होगा इसके रिस्पेक्ट में इसका, तो वो फ्रिक्शन 0 लगेगा। मतलब देयर मस्ट बी रिलेटिव मोशन बिटवीन द 2 सरफेस, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, ये जो सरफेस था ये तो रेस्ट पे है नीचे वाला, और जो ऊपर वाला सरफेस है वो क्या है, तो मोशन में है। तो देयर मस्ट बी रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन होना जरूरी है। यहाँ पे देखो तो दोनों की भी रिलेटिव मोशन क्या है, 0, इसलिए फ्रिक्शन क्या लग रहा है, 0 लग रहा है प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखो दोनों की भी रिलेटिव मोशन है और यहाँ पे रफ सरफेस है। अगर रफ सरफेस है प्यारे बच्चों तो यहाँ पे फ्रिक्शन कभी भी 0 नहीं आएगा, 0 कभी फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं आएगा। ये बातें समझ में आया क्या? यस सर। अगर ये स्मूथ हो तो बात अलग है, तो स्मूथ होगा तो फ्रिक्शन 0 होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या बताओ तुम्हें फ्रिक्शन समझ में आया क्या? यस सर समझ में आया। तो क्या क्या बातें था इसमें? तो सर एक तो ये था फर्स्ट पॉइंट में, फ्रिक्शन ऑलवेज गिव्स रिटार्डेशन। ये क्या देता है प्यारे बच्चों? तो रिटार्डेशन देता है। कौन? फ्रिक्शन। फर्स्ट बात ये है। और सेकंड बात क्या है कि सर इट एक्ट, ये तब लगता है, इट एक्ट व्हेन देयर इज, जब क्या हो, व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द 2 सरफेस, जब क्या हो, जब रिलेटिव मोशन हो 2 सरफेस के बीच, बिटवीन 2 सरफेस, है ना, तभी क्या लगता है प्यारे बच्चों? तभी लगता है फ्रिक्शन, अन्यथा फ्रिक्शन नहीं लगता है। ये बातें समझ में आई क्या तुम्हें? यस सर समझ में आई सर। तो प्यारे बच्चों, क्या फ्रिक्शन, रिलेटिव मोशन अगर 0 हो 2 सरफेस के बीच तो फ्रिक्शन क्या लगेगा? 0 लगेगा। जैसे रिलेटिव मोशन क्या है? 0, तो रफ रहते हुए भी फ्रिक्शन 0 है। या रिलेटिव मोशन दोनों के भी 0 नहीं है, इसलिए फ्रिक्शन 0 नहीं है, रफ रहते हुए। समझ आया नहीं आया? यस सर समझ में आ गया सर। अगर यहाँ स्मूथ हो तो बात अलग है, तो फ्रिक्शन 0 होगा ही होगा, चाहे रिलेटिव मोशन हो या ना हो। ठीक है कि नहीं है? यस सर ठीक है सर। तो प्यारे बच्चों, रिलेटिव मोशन के बारे में मैंने 2 पॉइंट लिखाया और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो और करते हैं, देखो फ्रिक्शन के बारे में और कुछ बातें करते हैं, सीखते हैं। और अच्छा ये बताओ प्यारे बच्चों, सही मायने में फ्रिक्शन, जैसे मान लो ये m मास है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है ये प्यारे बच्चों? मोशन कर रहा है, बहुत बढ़िया है सर, मोशन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखना, मोशन कर रहा है तो प्यारे बच्चों पक्का है कि फ्रिक्शन इधर ही लगेगा, ये बात तो पक्का है। यस, स्मॉल f से लिखता हूं मैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है टाइप का? फोर्स है सर। क्या है प्यारे बच्चों? फोर्स। कोई बात नहीं, इस तरह होगा। प्यारे बच्चों, सही मायने में इसमें फ्रिक्शन क्यों लगता है, क्या रीजन है, इसकी बात थोड़ा सुनना। अब अगर ये सरफेस रफ होता है प्यारे बच्चों, अगर ये सरफेस क्या होता है, रफ होता है, तो इसे क्या करो, इसको जूम कर दो। क्या कर दो प्यारे बच्चों? जूम। ये जो सरफेस है ना, इसे क्या करो प्यारे बच्चों? जूम कर दो। 4x से जूम कर दो प्यारे बच्चों। इसको जब जूम करोगे तो ये कुछ ऐसे बनता हुआ दिखाई देगा। देखना ऐसे, देखो इस टाइप से बनता हुआ दिखाई देगा। मैंने क्या किया, तो ये जो सरफेस है उसको क्या किया, जूम कर दिया। मोशन तो इस साइड हो रहा है, जूम मैंने किया, इसको क्या किया प्यारे बच्चों, मैंने इसको
जूम कर, ये सरफेस है उसको जूम कर दिया, देखो तो जो फ्रिक्शन सही मायने में क्या है, तो इट इज अ इंटरलॉकिंग। इसे क्या बोलते हैं, तो सर इसे बोलते हैं इंटरलॉकिंग। इंटरलॉक कर लेता है। जब रफ सरफेस होता है तो क्या होता है, तो इंटरलॉक हो जाता है। इंटरलॉक मतलब होता है कि ड्रैगिंग फोर्स, क्या होता है ये, और ड्रैग कर लेता है, ड्रैग। देखो कि सही मायने में इसका अगर एफबीडी बनाया जाए, इसको जूम अगर किया जाए तो कुछ ऐसा दिखाई देगा प्यारे बच्चों। और पता है इसमें क्या होता है, इसमें खास बात ये भी है प्यारे बच्चों, सुनना कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। अब चूंकि ये हीट हो जाता है ना, तो हीटिंग होने से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपस में क्या होता है, तो इसके अंदर में जनरेट हो जाता है, जनरेशन। और जहाँ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आ गया प्यारे बच्चों, हम कहेंगे, हम देखो थर्ड पॉइंट ये लिख रहे हैं प्यारे बच्चों कि फ्रिक्शन फॉलो इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म। ये क्या फॉलो करता है प्यारे बच्चों, इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म को फॉलो करता है। कौन, फ्रिक्शन। तो ये बातें समझ में आई क्या, ये सब समझ में आ गया सर। फ्रिक्शन फॉलो इंटरलॉकिंग, देखो इंटरलॉकिंग, अच्छा देखो यहाँ पे देखो तो इंटरलॉकिंग में खास बात क्या है, तो देखो मोशन उधर है, ये इंटरलॉक कर गया, इसलिए फ्रिक्शन क्या लगता है, हमेशा क्या लगता है, मोशन से अपोजिट लगता है प्यारे बच्चों। एक बात देखो, तो फ्रिक्शन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। क्यों, क्योंकि बिकॉज देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो क्या होता है, फ्रिक्शन की वजह से हीट हो जाता है, और जब हीट हो जाता है तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, मतलब वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में कॉम्बिनेशन हो जाता है प्यारे बच्चों। एटॉमिक लेवल की बात करूं तो अगर मैं जूम करूं और मैं एटॉमिक लेवल की बात करूं तो ये क्या होता है, फ्रिक्शन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होता है, ठीक है ना। फ्रिक्शन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। तो क्या ये बातें तुम्हें याद रहेगा क्या, ये सब फ्रिक्शन जो है प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है, बिकॉज, तो रीजन क्या है, तो बिकॉज देयर इज एन इंट्रैक्शन। क्या है प्यारे बच्चों, देयर इज इंट्रैक्शन क्या होता है, तो इंट्रैक्शन मतलब होता है अट्रैक्शन और रिपल्शन। तो यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, तो प्यारे बच्चों इंट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इसीलिए क्या कहा गया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होता है क्या, फ्रिक्शन। क्या ये बातें तुम्हें समझ में आई क्या, ये सर समझ में आया सर। तो प्यारे बच्चों जो फ्रिक्शन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होता है, बिकॉज देयर इज एन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और देयर इज एन इंट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, और ये इंटरलॉकिंग कराता है, ड्रैग कर जाता है, इसलिए हमेशा मोशन के अपोजिट लगता है। ये बातें समझ में आया क्या, ये सर समझ में आया। चलो तो प्यारे बच्चों और कुछ बातें करते हैं फ्रिक्शन में। देखो जो बिल्कुल ही अहम और बिल्कुल ही आवश्यक है उसके बारे में थोड़ा डील करते हैं बातें। चलो और कुछ बातें करते हैं। देखो हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है सर। देखो प्यारे बच्चों एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है वो मुझे अब पढ़ना है। क्या होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, उसके बारे में थोड़ा डिटेल हम पढ़ेंगे। चलो एंगल ऑफ फ्रिक्शन पढ़ने से पहले एक दो बातों को और चीजें मैं थोड़ा पढ़ता हूं। एक होता है प्यारे बच्चों कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या होता है प्यारे बच्चों, कॉन्टैक्ट फोर्स। तो सुनना, कॉन्टैक्ट फोर्स थोड़ा पढ़ लो, उसके बाद उसकी बातें मैं करूंगा। होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, क्या होता है प्यारे बच्चों, अब देखना कॉन्टैक्ट फोर्स FC, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स होता है जब दो सरफेस के बीच कांटेक्ट होता है और उसमें जो फोर्स लगे उसे क्या बोलेंगे, कांटेक्ट फोर्स। मतलब दो सरफेस के बीच फोर्स, जैसे सुनना, जैसे मान लो कोई मास है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ये रफ सरफेस है। क्या सरफेस है, रफ सरफेस है। मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, कोई दिक्कत नहीं है। प्यारे बच्चों ये क्या देगा, तो ये देगा नॉर्मल रिएक्शन। क्या देगा, ये नॉर्मल रिएक्शन देगा। चलो ठीक है सर, नॉर्मल रिएक्शन देगा सर, कोई दिक्कत नहीं। प्यारे बच्चों जब ये रफ सरफेस रहा और फोर्स लगाओगे तो इधर क्या लगेगा, इधर लगेगा फ्रिक्शन। क्या लगेगा प्यारे, स्मॉल f, ये क्या है, फ्रिक्शन है। अब कोई बोले कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, तो प्यारे बच्चों कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स होता है जो दो सरफेस के कॉन्टैक्ट में लगता है। सुनना, दो सरफेस के कॉन्टैक्ट, एक सरफेस तो इसका है इस ऑब्जेक्ट का, और एक सरफेस क्या है तुम्हारा, ये है जो ग्राउंड का सरफेस है, ग्राउंड वाला है ना। दो सरफेस के बीच एक तो सरफेस लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा, तो ये भी क्या कॉन्टैक्ट फोर्स है। मतलब नॉर्मल रिएक्शन इज ऑल्सो अ कॉन्टैक्ट फोर्स।
तो नॉर्मल रिएक्शन। अब पता है दो सरफेस के बीच अगर जो फोर्स लग रहा है, अगर रफ सरफेस हो तो वहां भी क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है। तो बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन इज ऑल्सो अ कॉन्टैक्ट फोर्स विच एक्ट अपोजिट टू द मोशन ऑफ द बॉडी। अगर फोर्स उधर लगाया तो मोशन इधर होगा। तो प्यारे बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। प्यारे बच्चों, तो कॉन्टैक्ट फोर्स, क्या ये बातें मैं लिख सकता हूं क्या? यस सर, लिख सकते हो सर। बोलो क्या लिख सकता हूं प्यारे बच्चों? तो देखो यहां पे क्या लिख सकता हूं, सुनो, फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन आर कॉन्टैक्ट फोर्स। ये दोनों क्या है प्यारे बच्चों? कॉन्टैक्ट फोर्स है। और कोई फोर्स कॉन्टैक्ट यहाँ पे नहीं है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब इसका मैं अगर एफबीडी बनाऊं प्यारे बच्चों, तो एफ इधर ऊपर क्या है, एन है। सही बात है कि नहीं? यस सर। और इधर क्या है प्यारे बच्चों? इधर देखो तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। नेट फोर्स जो होगा दोनों का, कौन सा, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन, उसे क्या बोलेंगे? कॉन्टैक्ट फोर्स। तो प्यारे बच्चों, कॉन्टैक्ट फोर्स के साथ मान लो जैसे एंगल थीटा हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? रूट अंडर एन स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन का स्क्वायर। प्यारे बच्चों बोलो तुम्हें समझ में आया नहीं आया? यस समझ में। ये है कॉन्टैक्ट फोर्स। प्यारे बच्चों, इसी में आता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या आता है प्यारे बच्चों? एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या आता है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन आगे भी आएगा, जब कुछ फ्रिक्शन की बातें करूंगा वहां भी। तो प्यारे बच्चों, ये जो थीटा है वो क्या है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल मेड बाय द कॉन्टैक्ट फोर्स विद द नॉर्मल, उसे क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो प्यारे बच्चों, टेन थीटा का वैल्यू में अगर यहां से लिखूं तो क्या लिखूंगा? टेन थीटा पी बाय बी। पी कितना है? एफ। तो एफ बाई एन। समझ में आ गया क्या? यस सर। तो टेन थीटा जो यहाँ पे थीटा, ये आगे भी आएगा, ये है ना, ये बातें आगे भी आएगा। जो तुम्हारा थीटा है वो क्या है? तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है प्यारे बच्चों। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? तो सर कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट फोर्स होता है उसे क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स। तो प्यारे बच्चों, क्या तुम्हें कॉन्टैक्ट फोर्स समझ में आया नहीं आया? यस सर, समझ में आ गया सर। चलो, तो प्यारे बच्चों, कॉन्टैक्ट फोर्स मुझे समझ में आ गया है, बहुत बढ़िया आ गया। चलो आगे कुछ बातें करते हैं। देखो, कॉन्टैक्ट फोर्स वेरी इजी टू डील है कि नहीं? यस सर, बहुत ही आसान है सर समझना। चलो प्यारे बच्चों, अच्छा लगा। चलो अब प्यारे बच्चों, मुझे पता है कि ऐसा चीजें अगर तुमसे, हाँ बच्चों, तो देखते हैं इसमें और क्या क्या बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो देखो, अच्छा प्यारे बच्चों, ये बताओ, तुमसे कोई पूछे कुछ ऐसा, ये कॉन्टैक्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, ऐसा कुछ। अच्छा ये बताओ, कोई बॉडी यहां पे रखा हुआ, ठीक है क्या, कोई दिक्कत नहीं सर, ये नॉर्मल रिएक्शन ऊपर क्यों लगाता है कि नहीं? यस सर, कोई दिक्कत नहीं सर, ये लगाता है नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा यार बच्चों, ये बताओ, जितना कांटेक्ट ज्यादा रहेगा सरफेस के साथ उतना ज्यादा क्या रहेगा? उतना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर लगाएगा। ये बातें समझ में आ रहा है क्या? यस सर। क्योंकि प्यारे बच्चों, मैं तुम्हें बता रखा हूँ कि अगर कोई बॉडी यहाँ पे हो एम मास का, तो ये जो फोर्स लगाएगा ऊपर की ओर, ये जो फोर्स लगाएगा ऊपर की, उस पर क्या लगाएगा? वो जीरो लगाएगा, है कि नहीं? ये सब मतलब जितना कांटेक्ट ज्यादा हो उतना, मतलब जितना कांटेक्ट ज्यादा उतना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन। प्यारे बच्चों, उसी टाइप से यहाँ पे है फ्रिक्शन की बात है। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन देखो, अगर मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया प्यारे बच्चों और यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा हो, तो मुझे पता है कि जितना नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, मतलब जितना कांटेक्ट बिटवीन द सरफेस रहेगा, सुनो, नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा, इसका मतलब कांटेक्ट बिटवीन द सरफेस टू सरफेस वो भी क्या होगा? तो वो भी ज्यादा होगा। सुनना, नॉर्मल रिएक्शन जितना ज्यादा होगा उतना कांटेक्ट बिटवीन द टू सरफेस ज्यादा, और जितना कांटेक्ट ज्यादा प्यारे बच्चों उतना ज्यादा क्या होगा? तो फ्रिक्शन होगा। उतना ज्यादा क्या होगा प्यारे बच्चों? तो फ्रिक्शन होगा। ये बातें समझ में आ रहा है तुम्हें क्या बोल रहा हूं? यस सर। तो बताओ प्यारे बच्चों, अगर इसका मोशन इस साइड हो रहा हो, क्या यहाँ पे कोई फ्रिक्शन लगाएगा क्या? नहीं सर, नहीं लग। क्यों नहीं लगाएगा? क्योंकि सर ये तो इसके संपर्क में है ही नहीं। अरे जब कांटेक्ट नहीं होगा तो फ्रिक्शन कहाँ रहेगा? इसीलिए बोला जितना ज्यादा कांटेक्ट रहेगा सरफेस के साथ उतना ज्यादा क्या रहेगा? फ्रिक्शन रहेगा प्यारे बच्चों। इसीलिए बोला गया है कि फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन।
क्या बोला गया है कि फ्रिक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। ये बातें समझ में आया प्यारे बच्चों? क्या बोला? यस सर, समझ में आया सर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे? तो नॉर्मल रिएक्शन से। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल रिएक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। तो लिखा गया प्यारे बच्चों कि फ्रिक्शन बराबर म्यू इंटू एन। ठीक है क्या? म्यू इंटू एन लिखा गया। तो इसे क्या बोला जाएगा? इसे बोला जाएगा म्यू, या तो कभी कभी कोई टीचर न्यू भी बोलता है, कोई दिक्कत है, मैं न्यू बोलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इसे क्या बोलते हैं? न्यू, जिसका नाम क्या है? तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या नाम है प्यारे बच्चों? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोई बोलता है सर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का लिमिट क्या होता है? तो प्यारे बच्चों सुनना, म्यू बराबर क्या लिखता हूं मैं? फ्रिक्शन अपॉन एन हो जाएगा। थोड़ा सुनना, अब देखना, क्या ये जो फ्रिक्शन है एन से कभी ज्यादा हो सकता है? क्या सोच के बताओ एक बार। नहीं सर, नहीं हो सकता। अरे कभी ये एन से ज्यादा हो सकता नहीं। अरे सर, कांटेक्ट अगर नहीं रहेगा तो एन कहां से रहेगा? और एन जब नहीं रहेगा तो फ्रिक्शन भी रहने का कोई चांस नहीं है। मतलब एन जो होता है प्यारे बच्चों, एन जो होता है एफ से हमेशा क्या रहता है? ज्यादा। ये जो नॉर्मल रिएक्शन है एफ से हमेशा ज्यादा रहेगा और या तो इक्वल रहेगा। ये बातें याद करेंगे हम। किसी भी बॉडी पे जो फ्रिक्शन होता है प्यारे बच्चों, वो नॉर्मल रिएक्शन से क्या होता है? वो कम होता है या तो इक्वल होता है। मतलब नॉर्मल रिएक्शन जो होता है, जो कांटेक्ट होता है, वो हमेशा फ्रिक्शन से ज्यादा होता है। ये बातें समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पे न्यू सोचो, ये कम और ये ज्यादा, तो प्यारे बच्चों इसका जो रेशियो होता है वो कितना होता है? 0 से लेके 1 तक। 0 कब होगा? जब आइडियली क्या हो? स्मूथ हो। जब बिल्कुल सोचो, अगर ये कम ये ज्यादा तो 1 से तो कम ही आएगा यार। यस सर। और 0 से कुछ ज्यादा आएगा। अगर 0 आ गया इसका मतलब आइडियली क्या है? स्मूथ है। सरफेस जो है आइडियली क्या है? स्मूथ है। और म्यू इक्वल टू 1 आ गया मतलब रफली, इसका मतलब आइडियली क्या है? रफ है ना? आइडियली क्या है प्यारे बच्चों? तो रफ है ना? तो प्यारे बच्चों ये बिल्कुल ही रफ है। न्यू इक्वल टू 1 रफ है, मतलब न्यू का वैल्यू 0 से 1 तक होगा। जैसे 0.5, 0.2, 0.1, 0.6, 0.4, तो ऐसी वैल्यू हो सकता है। तो प्यारे बच्चों फ्रिक्शन का फॉर्मूला जो है वो ये बातें याद होनी चाहिए, रटा हुआ रहना चाहिए प्यारे बच्चों। क्या बोला मैंने? ये चीज़ें रटा हुआ रहना चाहिए, एग्जाम में आता है। इसका एप्लीकेशन इतना ज़्यादा है कि तुम्हें ये अपने आप याद हो जाएगा, याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। प्यारे बच्चों फ्रिक्शन इक्वल टू क्या होता है? म्यू इंटू एन। ठीक है। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे बात करता हूं एंगल ऑफ फ्रिक्शन का। क्या बात करता हूं प्यारे बच्चों? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पे एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है? अब देखना प्यारे बच्चों, यहीं पे आ गया एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? तो इट इज द एंगल मेड बाय द नॉर्मल रिएक्शन, मेड बाय द कॉन्टैक्ट फोर्स विद द नॉर्मल रिएक्शन, उसे क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो प्यारे बच्चों tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? F बाई एन। पी कितना है? F बाई एन। F को कितना? ये फ्रिक्शन, और F क्या होता है? म्यू इंटू एन अपॉन एन। कैंसिल आउट। tan थीटा बराबर क्या आ गया प्यारे बच्चों? न्यू। थीटा बराबर क्या आ गया? तो tan इनवर्स न्यू। यही क्या है प्यारे बच्चों? एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। ये बातें याद रहेगा क्या? यस सर, याद रहेगा सर। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। क्या तुम्हें समझ में आया क्या एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? यस सर, समझ में आ गया सर। एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज वेरी इजी सर, वेरी इजी। तो बताओ प्यारे बच्चों फ्रिक्शन का मेन इंपोर्टेंट क्या है? तो फ्रिक्शन बराबर न्यू इंटू एन, और न्यू को क्या बोलते हैं? तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और जो न्यू का जो रेंज होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है? तो 0 से 1 तक। तो प्यारे बच्चों जो मैंने बॉक्स बनाया है ये इंपॉर्टेंट है और ये तुम्हें याद करना है। ठीक है क्या? यस सर। चलो तो प्यारे बच्चों मैंने तुम्हें एंगल ऑफ फ्रिक्शन ये सब तुम्हें मैंने अच्छे से समझाया, और तुम एक नया फॉर्मूला याद किया। वो क्या किया? तो फ्रिक्शन बराबर न्यू एन। सर मुझे ये फॉर्मूला याद हो गया सर। अच्छा हो गया सर, ये फॉर्मूला मुझे याद हो गया। बहुत अच्छा सर आपने समझाया, फॉर्मूला मुझे याद हो गया सर। चलो तो प्यारे बच्चों फ्रिक्शन इक्वल टू क्या होता है? न्यू इंटू एन। चलो कुछ हम चीज़ें करते हैं, फ्रिक्शन के बारे में कुछ बातें बताते हैं। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे बोलो फ्रिक्शन मान लो न्यू है, गिवन है,
कोई बात नहीं सर, 2 kg का है, मान लो 40 न्यूटन लगाया, कोई बोलता है बताओ फ्रिक्शन, या तो मान लो फोर्स, मान लो मोशन कर रहा है, तो बताओ कितना फ्रिक्शन लग रहा है। तो सुनना, फ्रिक्शन जो होता है प्यारे बच्चों, कोई भी मास का अगर हो, जो फ्रिक्शन होता है, और न्यू क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन द सरफेस, ठीक है, कोई बात नहीं, इसका कोई यूनिट नहीं होता प्यारे बच्चों, इसका कोई यूनिट नहीं होता, लिखना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि न्यू जो होता है वो F/N होता है, एफ भी क्या है, तो फ्रिक्शन फोर्स है, एन भी क्या है, फोर्स है, तो कोई यूनिट नहीं होता, ये बातें याद कर लेना। चलो अच्छा, ये रफ सरफेस से बताओ कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा। तो सर फ्रिक्शन पता है सर, म्यू इंटू एन मुझे पता है सर, मैं इसका FBD बना सकता हूँ, ऊपर n लगेगा और नीचे क्या होगा mg, इधर मोशन कर रहा है सर, कोई बात नहीं सर, तो ये n बराबर क्या होगी प्यारे बच्चों, mg, मतलब n अगर चेंज होगा तो फ्रिक्शन क्या होगा प्यारे बच्चों, चेंज होगा। तो अगर कोई बॉडी हॉरिजॉन्टल में मोशन कर रहा हो तो वो जो फ्रिक्शन लगेगा वो क्या लगेगा, म्यू mg लगेगा। म्यू mg कब लगेगा, व्हेन बॉडी मूविंग इन हॉरिजॉन्टल, ठीक है, तो हमेशा क्या फ्रिक्शन लगेगा, म्यू इंटू mg लगेगा, क्योंकि n बराबर mg होगा, सिंपल सा बात है, म्यू n पता है। अब तुम कहो सर कि यहाँ पे क्या लगेगा, इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, बताओ सर यहाँ पे क्या लगेगा सर, m है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मान लो n है, रफ सरफेस है इसलिए म्यू दिया हुआ है, फ्रिक्शन इधर लगेगा क्योंकि ये मोशन इधर की ओर होगा, बताओ सर कितना फ्रिक्शन लगेगा। अब प्यारे बच्चों मुझे पता है कि इस साइड कोई एक्सेलरेशन होने वाला नहीं है ना, मोशन तो इस साइड होगा, इस साइड तो कुछ नहीं, तो ये ऊपर n, तो इधर क्या है mg cos थीटा, मुझे पता है इधर क्या लगता है mg sin थीटा। तो प्यारे बच्चों मुझे पता है कि n बराबर यहाँ क्या होता है mg cos थीटा, मैं समझा रखा हूँ लेक्चर 1 में, और फ्रिक्शन क्या होता है म्यू इंटू एन। तो प्यारे बच्चों फ्रिक्शन क्या लगेगा, म्यू mg cos थीटा। क्या प्यारे बच्चों तुम्हें फ्रिक्शन समझ में आया क्या, कैसे कैसे मैं लिखूंगा, ये सब समझ में आ गया। तो प्यारे बच्चों डिपेंड ऑन n का क्या इक्वेशन आता है उस पर डिपेंड करता है कि फ्रिक्शन का वैल्यू क्या लिख रहे हैं। समझ में आ रहा है, दो बातें समझ में आया क्या, यस सर समझ में आ गया सर। तो प्यारे बच्चों फ्रिक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से बता रहा हूं मैं, अगर ये तुम्हें समझ में आ गया फ्रिक्शन म्यू इंटू एन, एन जो वैल्यू होगा वो लिखा जाएगा एन बराबर mg, यहाँ पे एन बराबर क्या है mg cos थीटा। समझ में आया नहीं आया, यस सर समझ में आ गया सर। तो प्यारे बच्चों क्या तुमसे ऐसी ऐसी बातें, आसान सी बातें तुम्हें समझ में आ गया नहीं आ गया, यस सर फ्रिक्शन समझ में आ गया सर, अच्छे से, कोई दिक्कत ही नहीं सर। चलो प्यारे बच्चों अच्छा लगा, तुम्हें समझ में आ गया है कि नहीं, यस सर। चलो हाँ बच्चों, तो देखो तो इसमें क्या क्या न्यूमेरिकल आसान क्या क्या न्यूमेरिकल आ सकता है उसके बारे में थोड़ा हम डील करते हैं बातें, ठीक है ना। चलो अब क्या क्या क्वेश्चन इसमें आ सकता है प्यारे बच्चों थोड़ा सुनना, जैसे मैं एक दो एप्लीकेशन करूंगा तुम्हें समझ में आ जाएगा, एक छोटा सा एग्जांपल पेश कर रहा हूं, तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा फ्रिक्शन कैसे क्या हो सकता है, कैसे क्या दे सकता है। सर सुनना, जैसे मान लो 2 kg का बॉडी है, ठीक है सर, इसका स्पीड मैंने दिया है 40 मीटर पर सेकेंड स्पीड दे दिया है, और ये जो सरफेस है वो रफ सरफेस है, न्यू का वैल्यू है 0.5, कोई बात नहीं है सर, इसका कोई यूनिट नहीं होता, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का कोई यूनिट नहीं होता अगर वो रफ है, चलो ठीक है। बोलता है कि कितने डिस्टेंस तक वो जाएगा ताकि उसका वो रेस्ट पे आ जाए, कितने स्पीड तक जाए, कितने डिस्टेंस तक जाएगा ताकि वो रेस्ट पे आ जाए। तो प्यारे बच्चों क्या क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, कितना डिस्टेंस जाएगा और कितना समय तक वो जाता रहेगा जब तक कि वो रेस्ट पे आ जाए। मुझे पता है प्यारे बच्चों किसी ऑब्जेक्ट को अगर वेलोसिटी दे दो, इनिशियल वेलोसिटी दे दो, और अगर वो रफ रहे तो कुछ समय ऐसा आएगा जब वो बॉडी क्या करेगा, रुक जाएगा, कुछ दूर तो चलेगा उसके बाद वो रुक जाएगा, और निकालना है कितने समय पे वो रुका और कितने डिस्टेंस उसका मूवमेंट हुआ। तो प्यारे बच्चों सिंपल सा लॉजिक है, अगर ये रफ है तो मुझे पता है रफ है तो इट गिव्स फ्रिक्शन, ठीक है, रफ है तो फ्रिक्शन देगा, और फ्रिक्शन हमेशा मोशन के लिए क्या लगता है, तो फ्रिक्शन ऑलवेज गिव्स रिटार्डेशन, ये क्या देगा, तो ये रिटार्डेशन देगा। रिटार्डेशन मतलब क्या होता है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है प्यारे बच्चों, तो ये क्या देगा, रिटार्डेशन देगा, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव देगा। अब मुझे पता है फ्रिक्शन बराबर म्यू इंटू एन, मुझे पता है फ्रिक्शन क्या, रिटार्डेशन मतलब फ्रिक्शन बराबर ma, क्योंकि इट इज ऑल्सो ए फोर्स बट दिस इज
रिटार्डेशन फोर्स, रिटार्डिंग फोर्स, तो क्या लगेगा माइनस एम ए, तो म्यू इंटू एन। तुम्हें समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ? यस सर। प्यारे बच्चों बोलो, अभी मैंने समझाया, अगर कोई बॉडी हॉरिजॉन्टल मोशन में चल रहा हो तो एन ऊपर एम जी नीचे, एम जी कितना 20 न्यूटन इस तरह मोशन कर रहा हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। प्यारे बच्चों ऐसा नहीं कि इस पर फोर्स लगेगा तभी फ्रिक्शन लगेगा, ये जरूरी हमेशा नहीं है। वेलोसिटी दिया तो फ्रिक्शन लग रहा है मतलब वो रिटार्डेशन, ठीक है, मतलब फ्रिक्शन माइनस एम ए, फ्रिक्शन मुझे पता है माइनस एम ए म्यू इंटू यहाँ एन क्या है प्यारे बच्चों, चलो मैं यहाँ पे एम जी लिखता हूँ, उसके बाद लिखता हूँ 20 न्यूटन, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे एम जी ले लो, एम एम क्या हो गया कैंसिल आउट, ए क्या हो गया माइनस म्यू जी। अगर तुम्हें याद कर लो कि सर इसमें जो रिटार्डेशन मिलेगा फ्रिक्शन में वो कितना मिलेगा, तो माइनस म्यू एम जी। अच्छा ये बताओ क्या एक्सलेशन डिपेंड ऑन मास? नहीं, एक्सलेशन है डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द सरफेस, मतलब रफ है क्या है, डिपेंड ऑन न्यू, जी इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट वैल्यू, ठीक है। तो एक्सलेशन क्या होगा माइनस म्यू जी, इट गिव्स रिटार्डेशन, और हमेशा एक्सलेशन क्या होगा माइनस म्यू जी, चाहे कोई भी मास हो 10 kg 100 क्विंटल 50 क्विंटल, एक्सलेशन हमेशा क्या रिटार्डिंग होगा, उसका वैल्यू क्या होगा माइनस म्यू एम जी, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ मास, मतलब कोई भी मास हो उसको कोई मतलब नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, मास से इंडिपेंडेंट है प्यारे बच्चों एक्सलेशन। तो एक्सलेशन कितना देगा, तो प्यारे बच्चों एक्सलेशन माइनस म्यू, म्यू कितना है 0.5, 10 का वैल्यू, जी का वैल्यू 10 ले लो, कितना आ गया एक्सलेशन आ गया -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये रिटार्डेशन आ गया प्यारे बच्चों, बोलता कितने समय पे रुक जाएगा, तो मुझे पता है यू कितना है प्यारे बच्चों 40 मीटर पर सेकेंड, वी कितना है यहाँ पे 0, ए कितना है -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों टाइम निकालना है v इक्वल टू यू प्लस 80। अरे ये जो एक्सलेशन है वो रिटार्डेशन भले ही है लेकिन तो कांस्टेंट है यार, इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड, और क्या खासियत है कि ये कांस्टेंट वैल्यू है, और जहां भी एक्सलेशन कांस्टेंट होता है या तो एवरेज होता है वहां पे यूज क्या करते हैं v इक्वल टू यू प्लस 80, एस बराबर यूटी प्लस हाफ डी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस स्क्वायर बराबर 2as। तो सिंपल सा बात है जहां एक्सलेशन कांस्टेंट हो, अब v कितना है 0, u कितना है 40 माइनस 5 t कितना 8 सेकेंड तक जाते जाते ब्लॉक क्या कर जाएगा रुक जाएगा प्यारे बच्चों। अब ये पता है s निकालना है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as, 0 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर 2 इंटू -5 इंटू एस है ना, तो माइनस माइनस कैंसिल 1600 अपॉन 10 बराबर डिस्टेंस कैंसिल आउट, एस कितना गया 160 मीटर तक जाएगा, उसके बाद ये रुक जाएगा। तो प्यारे बच्चों क्या तुमसे ऐसा क्वेश्चन बन सकता नहीं बन सकता है, ये सब बन सकता है। बिना फोर्स का भी फ्रिक्शन लग सकता है, ये नहीं कि हमेशा फोर्स लगेगा तो ये फ्रिक्शन लगेगा, जरूरी नहीं है। क्या ये बातें तुम्हें अच्छे से क्लियर हुआ क्या? ये सब क्लियर हो गया सर। तो प्यारे बच्चों क्या तुमसे ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा नहीं बन जाएगा? यस सब बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चन अगर बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, और मैं क्वेश्चन इस पर कर रहा हूँ, थोड़ा देखो। ऐसा क्वेश्चन तो आसान होता है, ऐसा क्वेश्चन तुमसे कहीं भी दे दे घुमा फिरा के, ऐसा क्वेश्चन डन है कि नहीं? यस सर बन जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो प्यारे बच्चों अच्छा लगा, चलो देखते हैं और करते हैं। अभी क्या है, ठीक है चलो और करते हैं। एक दो टाइप का क्वेश्चन और करेंगे प्यारे बच्चों, थोड़ा सुनना, बिल्कुल ही अहम क्वेश्चन होता है, ऐसे क्वेश्चन सही बच्चों से बन जाना चाहिए। 2 kg का मास है, एक्सटर्नल फोर्स लगाया 40 न्यूटन, ठीक है सर, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.5। बोलता है बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा, फाइंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होगा बॉडी का। प्यारे बच्चों एकदम बिल्कुल ही सिंपल सा लॉजिक है, थोड़ा सुनना। इस बॉडी पे कौन कौन फोर्स लग रहा है? तो सर इस बॉडी पे 2 kg पे एक तो 40 न्यूटन इधर लग रहा है, और ऊपर n लग रहा है सर, और नीचे 20 न्यूटन लग रहा है mg, और इधर लग रहा है फ्रिक्शन। बहुत बढ़िया, ठीक है लग रहा है फ्रिक्शन। और मुझे पता है कि अब बताओ फ्रिक्शन कितना है। तो प्यारे बच्चों फ्रिक्शन कितना है वो वैल्यू में लिख सकते हैं। जैसे फ्रिक्शन क्या होता है म्यू इंटू एन, और यहाँ पे एन बराबर क्या है, तो यहाँ पे एन बराबर एम जी, क्योंकि जो फोर्स ऊपर वही फोर्स नीचे है ना, क्योंकि ऊपर कोई एक्सेलरेशन नहीं कर रहा है, एक्सेलरेशन किधर कर रहा है एक्स एक्सिस में, तो ये वाई एक्सिस में दिस फोर्स इक्वल टू दिस फोर्स, एन इक्वल टू ये एम जी सही मायने में है, तो म्यू एम जी, म्यू कितना है प्यारे बच्चों 0.5 इंटू 20 कैंसिल आउट, फ्रिक्शन कितना आ गया 10 न्यूटन। क्या
किस साइड एक्सेलरेशन होगा सोच के बताओ। ये 40 ये 10 तो एक्सेलरेशन इस साइड होगा सर, और जिस साइड एक्सेलरेशन उस साइड का फोर्स प्लस, तो क्या करूंगा 40 माइनस 10 इक्वल टू 2 इंटू ए, कितना आ गया 30 बराबर 2a। एक्सेलरेशन कितना आ गया प्यारे बच्चों 15 मीटर पर सेकेंड। तुम्हें समझ में आया नहीं आया? यस सर समझ में आ गया सर। तो प्यारे बच्चों क्या तुमसे ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा क्या? यस सर बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ्रिक्शन माइनस कर देंगे नेट फोर्स में, सब कुछ आ जाएगा। ठीक है क्या? यस सर सही है सर। चलो इसी क्वेश्चन को अगर उलट फेर करके कुछ ऐसा दे दिया टेढ़ा मेरा, तो बच्चा परेशान हो जाता है। कैसा क्वेश्चन में परेशान होता है बच्चा, ये भी थोड़ी बातें सीख लो। क्यों बच्चा परेशान होता है? क्वेश्चन थोड़ा करते हैं। किस पे वो परेशान हो जाता है पता है? उसे क्या दिक्कत होता है? वो नॉर्मल रिएक्शन निकालने में झिझक जाता है, इसलिए क्वेश्चन उससे रॉन्ग हो जाता है। प्यारे बच्चों जैसे क्वेश्चन क्या है सुनना, जैसे 4 kg है, कोई बात नहीं, इधर लगाया 40 न्यूटन लगाया, कोई दिक्कत नहीं, और ये है 37 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। निकालना है वही है, एक्सेलरेशन निकालना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्या निकालना है? तो एक्सेलरेशन निकालना है। देखते हैं करते हैं। चल देखो 40 न्यूटन लगाया, 4 kg का है, और न्यू का जो वैल्यू है प्यारे बच्चों वो है 0.2। चलो सबसे पहली बात ये है कि बताओ ब्लॉक मूव होगा या नहीं होगा। तो इज ब्लॉक मूव, क्या ब्लॉक क्या ऑब्जेक्ट मूव करेगा? फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है। सेकंड क्वेश्चन है इफ यस, अगर करता है, इफ यस तो फाइंड एक्सेलरेशन, बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा ब्लॉक का। अब सुन लो कैसे क्वेश्चन बनाएंगे इसे। प्यारे बच्चों क्या है, सबसे पहले इसका एफबीडी बना लो, जो जो फोर्स है वो दिखा दो। तो प्यारे बच्चों सिंपल सा बात है, ये 40 cos 37 आएगा, इसको मैं अलग से बनाऊँ 40 cos 37 का वैल्यू कितना होता है 4/5, तो 4/5 कितना आ गया 32 न्यूटन इधर लग रहा है, और ऊपर कितना लगेगा तो 40 sin 37 का वैल्यू होता है 3/5 24 न्यूटन, ऊपर कितना लगेगा 24। तो मैं क्या करूँगा इसका एक एफबीडी बनाऊंगा प्यारे बच्चों, देखना 4 kg का, कोई बात नहीं, मुझे पता है ये लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन, ऊपर ही क्या लग रहा है 24 न्यूटन लग रहा है, नीचे mg लग रहा है, m कितना है 4 kg तो 40 न्यूटन, कोई बात नहीं, और इधर फोर्स कितना लग रहा है प्यारे बच्चों 32 न्यूटन, और फ्रिक्शन इधर कितना लग रहा है तो मुझे पता है फ्रिक्शन न्यू इंटू एन, कोई बात नहीं सर। एन पता करना है, क्या यहाँ पे एन बराबर mg यूज करोगे? नहीं सर, क्यों नहीं यूज करोगे? क्योंकि सर यहाँ पे एन का वैल्यू अलग आ रहा है, यहाँ पे एन का वैल्यू कितना आ रहा है, तो प्यारे बच्चों जो ऊपर फोर्स वो नीचे फोर्स को इक्वल कर दो। मुझे पता है मोशन इस साइड हो रहा है प्यारे बच्चों, एक्सेलरेशन इस साइड निकालना है, मुझे पता है कि n + 24 इक्वल टू कितना है 40, तो n का वैल्यू कितना आ गया प्यारे बच्चों 16 न्यूटन। तो प्यारे बच्चों ये बात थोड़ा ध्यान देना कि n अगर चेंज हो तो फ्रिक्शन भी चेंज होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं कि म्यू mg लिख देंगे, म्यू इंटू 40 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। तो पहले क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल रिएक्शन निकालना पड़ेगा। जब फोर्स का कंपोनेंट क्या करेंगे पहले, अगर ऐसा हो, अगर x में हो तो कोई, अगर फोर्स x में हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कंपोनेंट में अगर हो x और y में तो समस्या आ जाएगा। वहां पे n निकालना पड़ेगा, n कितना आया 16 न्यूटन, फ्रिक्शन कितना लगेगा 0.2 इंटू 16 कितना लग गया 3.2 न्यूटन, कितना लगा प्यारे बच्चों 3.2 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, जिस साइड एक्सेलरेशन उस साइड का फोर्स प्लस, तो 32 माइनस 3.2 बराबर 4 इंटू ए, कितना आएगा प्यारे बच्चों, ये आ जाएगा 28.4, नहीं कितना आएगा ये 28, ये 3 है ना, कितना आ जाएगा 29 देख लो 32.0 3.28, ये कितना आ गया 31 का 28, ठीक है, तो 28.8, ठीक है 4a, ये कितना आ गया 28.8/4, 28.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया प्यारे बच्चों कैसे किया मैंने? यस सर समझ में आ गया सर। तो प्यारे बच्चों मेन मुद्दा क्या है, तो मेन क्या है, एन निकालना। नॉर्मल रिएक्शन तब रखेंगे म्यू एन, हमेशा म्यू mg रॉन्ग हो जाएगा। ये बातें समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर समझ में आ रहा है सर। तो प्यारे बच्चों म्यू mg हमेशा नहीं, एन निकालना पड़ेगा, एन बराबर mg आ जाएगा तो वो बात अलग है, एन निकालना पड़ेगा, एन निकालेंगे 60 न्यूटन 7.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन आ गया। ऐसे बोलता है इज ब्लॉक मूव, क्या मूव कर रहा है? यस सर। क्यों मूव कर रहा है? क्योंकि 32 है, यहाँ पर कितना है 3.2। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? यस सर, वो 32 है तो मूव करेगा, 32 ज्यादा है, यस
मूव, इफ यस फाइंड एक्सेलरेशन कितना आ गया 7.2। समझ आया क्वेश्चन यार? यस सर समझ में आ गया सर। क्या तुमसे ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा नहीं बन जाएगा? यस सर बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो प्यारे बच्चों ऐसा क्वेश्चन बन जाना चाहिए जो बिल्कुल ही आसान और बिल्कुल ही सटीक क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन अगर तुमसे बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है प्यारे बच्चों, मतलब तुमसे क्वेश्चन डन है, तुम ऐसा क्वेश्चन बना सकते हो, है कि नहीं? यस। चलो बच्चों देखो एक दो एग्जाम्पल और करेंगे इसमें, देखो तो। अच्छा ये बताओ, अगर इसी क्वेश्चन को कुछ ऐसा दे दे प्यारे बच्चों, सुनना, 4 kg है, कोई बात नहीं सर, इस बार फोर्स ऐसे लगाया, तो बताओ ये एंगल जो है इस बार फोर्स ऐसा लगाया और ये जो एंगल है बना रहा है ये है 37 डिग्री, फोर्स ऐसे लगा रहा है 40 न्यूटन, तो बताओ कितना एक्सेलरेशन होगा? हाँ यहाँ पे न्यू का वैल्यू है 0.5, तो बोलेगा कितना एक्सेलरेशन हुआ और कितना, और सबसे पहले ये बताओ क्या ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा या नहीं करेगा? मैंने क्या किया, फोर्स लगाया है, मान लो फोर्स लगा दिया है 20 न्यूटन, बताओ करेगा या मोशन नहीं करेगा, उसके बारे में बात करेंगे। अब देखो फोर्स कुछ ऐसा लगाया, ये सा न्यू पता है, पहले बच्चों क्या करेंगे, पहले फोर्स के कंपोनेंट को ब्रेक कर देंगे, सिंपल सा बात है, 4 kg है तो इसका इधर एक फोर्स लगेगा, सोचो ये इधर जा रहा है तो एक इधर जाएगा और एक अंदर की ओर जाएगा, इससे फोर्स करेगा, तो एक इधर की ओर, सही बात है क्या? क्योंकि ये इधर अंदर जा रहा है ना। यस सर। ये लगाया 40 न्यूटन, तो 40 का cos 37 कितना 32 न्यूटन, 40 का sin 37 कितना 24 न्यूटन, ठीक है क्या? sin 37 cos 37 का वैल्यू चलो लिखता हूँ मैं, sin 37 होता है 3/5 और cos 37 होता है 4/5, ठीक है? तो ये कॉपी के ऊपर ये बातें मेंशन कर लेना, ठीक है? चलो तो ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो प्यारे बच्चों, तो ये ऊपर लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है सर, नीचे इसका mg है 40 न्यूटन, क्या n बराबर mg यहाँ यूज करेंगे? नहीं सर, इस बार यूज नहीं करेंगे। इस बार n का वैल्यू कितना आ गया प्यारे बच्चों? ये 32, ये 20 न्यूटन मान लो, कोई बात नहीं, या तो नहीं भी रहता 20 न्यूटन, कोई बात नहीं, बोलता है क्या मूव करेगा। अब सुनना, फोर्स इधर लग रहा है 20 न्यूटन रहता है या तो नहीं भी रहता, उसे क्या दिक्कत है, मान लिया नहीं है एक समय के लिए, कोई बात नहीं है। अब बताओ n कितना आया प्यारे बच्चों? n ऊपर 24 नीचे 40 भी नीचे, तो n इक्वल टू क्या बना 40 + 24, अरे 40 भी नीचे 24 भी नीचे, तो n कितना आ गया प्यारे बच्चों? यहाँ पे 64 न्यूटन आ गया यहाँ पे n। फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? म्यू इंटू एन, म्यू कितना है 0.5 इंटू 64। क्या हमेशा फ्रिक्शन म्यू mg होगा, n बराबर mg होगा हमेशा? नहीं सर, नहीं होगा, n का वैल्यू चेंज करेगा जब फोर्स का कंपोनेंट अगर हो, ठीक है ना? यस सर। तो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा ये, देखो 232 न्यूटन, कितना आ गया प्यारे बच्चों? 32 न्यूटन। अब बताओ फ्रिक्शन कितना लग रहा है? फ्रिक्शन लग रहा है सर 32 न्यूटन, 32 न्यूटन इधर की ओर लग रहा है। सोचो एक्सटर्नल फोर्स 32 इधर और 32 फ्रिक्शन फोर्स इधर, बताओ मान लिया मोशन इस साइड हो रहा है, जिस साइड एक्सेलरेशन उस साइड का फोर्स प्लस, तो 32 एक्सटर्नल फोर्स माइनस 32 बराबर 4 इंटू ए 0, 4a कितना आ गया 0, मतलब बॉडी का कोई मूवमेंट नहीं होगा। इज ब्लॉक मूव? नो, ब्लॉक डू नॉट मूव बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स इज 32 न्यूटन एंड फ्रिक्शन इज ऑल्सो 32, तो कभी ये मूव नहीं करेगा प्यारे बच्चों। अगर एक्सटर्नल फोर्स, अच्छा ये क्या है, ये जो 40 था एक्सटर्नल फोर्स था, इसका कंपोनेंट इसमें आया तो 32 बना, ठीक है? अब n का वैल्यू इंक्रीज कर गया प्यारे बच्चों, इसीलिए फ्रिक्शन इंक्रीज कर गया। मतलब अगर इसका मूवमेंट होना था तो ये फोर्स इससे ज़्यादा होना था तो मूवमेंट होगा, नहीं था मूवमेंट, कोई मूवमेंट नहीं होगा। ये बातें समझ में आ रहा है क्या? यस सर, समझ में आ रहा है सर। तो प्यारे बच्चों अगर सेम हो, अगर एक्सटर्नल फोर्स और फ्रिक्शन के इक्वल हो गया हो तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा 0। अगर मैं यहाँ पर 20 न्यूटन लगाता फिर एक्सेलरेशन हो जाता, है कि नहीं? यस सर। तो प्यारे बच्चों क्या तुम्हें ये बातें समझ में आया क्या? यस सर, समझ में आया सर। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन एंड इट्स टाइप, ठीक है? जो स्टैटिक होता है फ्रिक्शन, काइनेटिक होता है फ्रिक्शन। तो सिंपल सा बात है, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में कल हम बातें करेंगे, ठीक है? और इसमें और कुछ बातें हम करेंगे जो एग्जाम में आता है, ठीक है? चलो, तो मैं क्या करूँगा कि मैं कुछ बातें और बताने जा रहा हूँ मैं
थोड़ा सुनना। इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग जब फ्रिक्शन हो तो क्या मोशन हो सकता है उसकी बातें मैं थोड़ा करूंगा, ठीक है, क्योंकि इसके बाद में स्टार्ट करूंगा कि फ्रिक्शन एंड इट्स मतलब कितने टाइप का फ्रिक्शन होता है उसकी बातें मैं करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। आज का लेक्चर कुछ बातें और इसमें कुछ बाकी है, थोड़ी बातें करते हैं, देखो समझना थोड़ा। इंक्लाइन प्लेन की बातें मैं करता हूँ, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन में फ्रिक्शन के साथ अगर हो तो कैसे बॉडी का मोशन होता है उसके बातें डील कर रहा हूँ मैं, तो सुनना। देखो प्यारे बच्चों, मास है, कोई बात नहीं सर, मास है सर, मास को मैं यहाँ बना दिया, बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, बहुत बढ़िया, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं यहाँ बना दिया। चलो ये थीटा है, कोई दिक्कत नहीं, ये थीटा है। प्यारे बच्चों ये बताओ, इस साइड मोशन करेगा, पक्का बात है। ये रफ सरफेस है प्यारे बच्चों, रफ, इस बार स्मूथ सरफेस नहीं है, रफ सरफेस है। इधर कौन सा फोर्स है, तो सर mg sin थीटा है, मोशन कर रहा है, तो इधर क्या लगेगा प्यारे बच्चों, इधर फ्रिक्शन। सही बात है क्या, यस सर, मुझे पता है प्यारे बच्चों, ये नॉर्मल रिएक्शन और ये क्या लगता है mg cos थीटा। मैंने तुम्हें बताया है फ्रिक्शन हमेशा क्या होता है, म्यू इंटू एन होता है सर, और यहाँ पे जो n बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे n बराबर mg cos थीटा होगा, और इस साइड फोर्स है mg sin थीटा, तो एक्सलेशन क्या हो जाएगा, तो सिंपल सा बात है, म्यू n क्या है, तो mg cos थीटा। ये फ्रिक्शन हमेशा क्या लगेगा प्यारे बच्चों, mg cos थीटा, अगर मोशन हो रहा है तो ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये n बराबर क्या लगेगा, mg cos थीटा, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो प्यारे बच्चों, एक्सलेशन क्या है, तो सर एक्सलेशन है, सोचो जिस से एक्सलेशन उस साइड का फोर्स प्लस mg sin थीटा, इधर फ्रिक्शन उधर, तो प्यारे बच्चों mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन, जिस साइड एक्सलेशन हो रहा है उस साइड का फोर्स प्लस, ये ओपोजिशन में है फ्रिक्शन, तो ये माइनस mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू ma। प्यारे बच्चों मुझे बताओ फ्रिक्शन कितना है, तो फ्रिक्शन है सर म्यू mg cos थीटा, तो म्यू mg cos थीटा इक्वल टू ma। मास कैंसिल आउट कर लो प्यारे बच्चों, एक्सलेशन कितना आ गया, g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा। प्यारे बच्चों g यहाँ से कॉमन ले लो, तो sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। ये एक्सलेशन जो है क्या मास पर डिपेंड है क्या, नहीं सर, sin थीटा डिपेंड ऑन इंक्लिनेशन, ठीक है, म्यू डिपेंड ऑन रफ सरफेस। तो प्यारे बच्चों ये जो एक्सलेशन आएगा वो डू नॉट डिपेंड ऑन मास, ये जो एक्सलेशन है मास पे डिपेंड नहीं करेगा, इट डिपेंड ओनली ऑन नेचर ऑफ द सरफेस न्यू, ठीक है। इट ऑल्सो डिपेंड ऑन थीटा, मतलब इंक्लाइन प्लेन, और ये जो वैल्यू है वो कैसा है, तो कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब एक्सलेशन क्या है प्यारे बच्चों, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे क्या मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ क्या, मतलब किसी भी बॉडी का रफ सरफेस में अलोंग द इंक्लाइन प्लेन एक्सलेशन क्या होगा, तो g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा। अगर ये फॉर्मूला याद है प्यारे बच्चों, मैं कहूँगा अगर तुम्हें अगर याद भी नहीं है ना, तुम इक्वेशन लिख सकते हो, है ना, जिस तरह एक्सलेशन उस तरह का फोर्स प्लस mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन बराबर ma, फ्रिक्शन आएगा म्यू n बराबर mg cos थीटा, म्यू mg cos थीटा। तो मैं एक्सलेशन निकाल सकता हूं आसान से, रटने का कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। समझ में आ रही है ना, यस सर, ये एक्सलेशन कांस्टेंट है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे तीन फॉर्मूला फिर से यूज कर सकते हैं हम, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। ऐसी बातें याद मतलब तीनों फॉर्मूला इसमें यूज कर सकते हैं अगर एक्सलेशन क्या हो, कांस्टेंट हो। बातें समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ, यस सर समझ में आ गया सर। प्यारे बच्चों जैसे क्वेश्चन अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, थोड़ा देखो, मान लो 30 डिग्री इंक्लाइंड है और यहाँ पे न्यू का वैल्यू है 0.5, और मान लो कोई बॉडी है, ए बॉडी है, यहाँ से रिलीज किया है, क्या किया प्यारे बच्चों, यहाँ से रिलीज किया, बोलता है जब यहाँ पे आया ए बॉडी, तो बताओ कितने वेलोसिटी से आएगा, और ये बताओ कि अगर ये डिस्टेंस अगर 20 मीटर है तो बताओ कितना वेलोसिटी से आएगा और कितना समय पे वो नीचे आ जाएगा। ये क्वेश्चन आ जाता है और बच्चों से पूछ देता है ये क्वेश्चन। अब थोड़ा समझना,
बोलता है यहां से किसी बॉडी को रिलीज कर दिया गया है रफ सरफेस से, न्यू बराबर 0.5 है, ठीक है, रफ सरफेस है। जब यहां पे नीचे आया, जब 20 मीटर इसका लंबाई है, यहां पे आया, तो बताओ कितने वेलोसिटी से आएगा और कितना समय लेगा आने में। तो प्यारे बच्चों मुझे पता है कि सर जो एक्सलेशन यहाँ पे होगा सब बॉडी का, वो क्या होगा, जी। देखो अगर फ्रिक्शन नहीं होता था तो याद करो एक्सलेशन क्या होता था, जी साइन थीटा, याद है कि नहीं है। यस सब फ्रिक्शन जब नहीं होता था, न्यू जब नहीं होता था, तो एक्सलेशन कितना होता था, जी साइन थीटा। अब फ्रिक्शन हो गया तो कोई बात नहीं, माइनस न्यू जी कॉस थीटा। तो प्यारे बच्चों एक्सलेशन निकाल सकता हूं मैं, जी कॉमन साइन 30 डिग्री माइनस 0.5 कॉस 30 डिग्री। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, यस सर। जी हाफ माइनस 0.5 √3/2, ठीक है क्या, √3/2 कितना आ गया प्यारे बच्चों, 5 2 जा √3/4 = 10, 0.5 माइनस ये बोलो कितना आया, ये √3/4 प्यारे बच्चों, √3/4 कितना वैल्यू आएगा, तो 1.7/4 कितना आ जाएगा, तो 1.7, 0.44 जा 160, 44 जा 160, 142 जा, तो प्यारे बच्चों 0.42 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना आ गया 10, 0.42 कितना आ गया, तो 0.08। समझ में आ गया क्या बोल रहा हूँ मैं, यस सर समझ में आ गया सर। तो 0.08 एक्सलेशन कितना आ गया, तो 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सलेशन आ गया बॉडी का, ठीक है। अब यहाँ से कितने समय पे आएगा, तो प्यारे बच्चों v को ये कितने समय पे आएगा, v² माइनस u² 2as, v निकालना है, u कितना है, तो रिलीज किया है, तो u यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, u वहाँ पे 0 है, ठीक है, और s कितना है, तो 20 मीटर है। देखो s कितना 20 मीटर, तो v² माइनस 0² 2a कितना है, तो 0.48 इंटू 20। ये सॉल्यूशन अच्छे से एक बार देख लेना अगर हो तो, ठीक है ना। कितना आ गया, देखो 2 दूना 4 और चौक 32, v² बराबर 32। तो प्यारे बच्चों v कितना आ गया, √32 मीटर पर सेकेंड। मतलब जब वो नीचे की ओर आएगा यहाँ पे, तो वेलोसिटी कितना होगा, √32 मीटर पर सेकेंड। कोई बोले कितने समय में आया, तो कोई बात नहीं, s बराबर ut प्लस हाफ at², कोई दिक्कत नहीं। तुम कहो सर v = u प्लस at कर लो, v पता है, u पता है, कोई बात नहीं, उससे भी कर लो, आंसर सेम आएगा। s कितना है 20 मीटर, u कितना है 0 प्लस हाफ a कितना है, तो 0.8t², ये बन जाएगा 0.4, ठीक है। 20/0.4 कितना आ गया, देखो 50t², मतलब t बराबर √50, मतलब लगभग कितना आएगा 7.01 जो भी है, लगभग 7 जो भी है 7.02 सेकेंड, इतना सेकेंड लगेगा प्यारे बच्चों, इतना टाइम लगेगा आने में। समझ में आया नहीं आया, कैसे एग्जाम्पल आ सकता है, तुम्हें समझ में आया क्या, बोलो कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो प्यारे बच्चों अगर तुमसे ऐसा क्वेश्चन हो जाता है तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं। तो आज का क्लास यहीं तक, नेक्स्ट लेक्चर में तुम्हें मैं समझाऊंगा फ्रिक्शन एंड इट्स टाइप, ठीक है क्या। वेल डन, थैंक यू, धन्यवाद, ठीक है।